7 चैप्टर है मोंगेज मेथड। मोंगेज मेथड की जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो हमने पहले ही डाल रखी है, हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, आपको ऊपर भी दिख जाएगा, हमारे आइकन पे टच कीजिए, वहां से मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं सेकंड एक्सरसाइज। वैसे आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा 6 चैप्टर और 7 चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज से, बट ये है ना, बेड लगाते हुए देर नहीं लगती, क्या पता हम यही प्रोसीजर छोड़ के चले जाए और यही आ जाए। तो ये क्या है, प्रोसीजर वही है, मोंगेज मेथड ही है, जब मेथड सेम है। ठीक है, लेकिन क्या होगा, आपकी बार जो इक्वेशंस है ना उनकी टाइप चेंज हो जाएगी। तो अगर इस टाइप की आ गई तो आपको करने में दिक्कत होगी, तो हम ये एक्सरसाइज भी इसलिए डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, अब हमारे पास है ना कोई भी इक्वेशन होगी वो इस टाइप की भी दिखेगी, आर आर एस एस टी टी प्लस यू, यू क्या है, किसका फंक्शन है, आर टी माइनस एस स्क्वेयर। मतलब कि हमें ना ये वाली क्वांटिटी एक साथ जरूर दिखेगी। अगर ये क्वांटिटी एक साथ नहीं दिखी तो वो फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास इकट्ठी मिल जाएगी, तो अगर वो एक साथ मिल गई हमें तो वो सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। प्रोसीजर अलग है दोनों का, तो आपको पहले यही देखना है कि वो फर्स्ट का है या सेकंड का है। ठीक है, फिर उसके साथ में इज इक्वल टू वी है। वी का वैसे कोई काम नहीं है, उसने कहा कि जो फालतू का बच गया उसको वी मान लो। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं, हमने प्रोसीजर में कहीं पर भी यूज नहीं होगा वी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, देखो मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ये आपको लर्न होने चाहिए। मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे लर्न करना है इनको। पहले तो ये तो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये आपको पता चल गया होगा। वैसे हमने किया भी है 6 चैप्टर में, हम क्या निकालते थे, आर एस और टी की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। और यहाँ पर उसने क्या कहा कि आर टी माइनस एस स्क्वायर है ना, उसको जो भी कोफिशिएंट होगा उसको हम यू मान लेंगे, और जो फालतू का उसको वी मान लेना है, जो बाकी का बच गया ठीक है उसको हमने वी मान लिया। तो इससे हमने अपनी इक्वेशन को कंपेयर करना है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, वहां से हमारी लैम्डा की 2 वैल्यू आएंगी, जैसे कि हमने 6 चैप्टर में किया था, वहां पर भी हमारी लैम्डा की 2 वैल्यू आ रही थी। तो देखो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो किस टाइप की है, लैम्डा स्क्वायर उसके साथ है यू वी प्लस आर टी, ध्यान रखना यू वी। ठीक है, पिछले वालों की मल्टीप्लाई कर दी और इनकी मल्टीप्लाई कर रखी है। यहाँ पर पूरे क्वेश्चन में कहीं एस भी नहीं है, देख लेना ध्यान से, कहीं पर एस का यूज भी नहीं होगा। तो आप यहाँ से याद रख लेना, ना तो मेरे को इसका यूज करना है, सिर्फ v का यहाँ पर यूज है और कहीं पर यूज नहीं है। तो हमें पता चल जाएगा सिर्फ इस इक्वेशन में तो सारे कोफिशिएंट वो यूज कर रहा है, अदरवाइज हमारी जो नीचे प्रोसीजर होगा ना उसमें कहीं पर भी हमने यूज नहीं करना। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, पहले हमने क्या किया uv फिर rt। ठीक है, आप ऐसे माइंड में डायग्राम बना के रखना इनका कि हमने कैसे मल्टीप्लाई करनी है। लास्ट वाले 2 लेने हैं और बीच वाला छोड़ के फर्स्ट और थर्ड लेना है। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। फिर यूएस तो आप वैसे याद रख सकते हैं, तो यूएस यहाँ से हो जाएगा, उसके बाद प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू हम क्या करेंगे, ये अपनी गिवन इक्वेशन में से पुट करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, लैम्डा की 2 वैल्यू आ जाएंगी। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास 2 इक्वेशंस है पेयर में, देखो यहाँ पर भी 2 इक्वेशंस है, यहाँ पर भी 2 इक्वेशंस है, पेयर में हमें दी मिलेंगी। हमें सिर्फ एक याद रखनी है, दूसरी वाली ऑटोमेटिकली आ जाएगी। देखो कैसे याद रखेंगे, हमारे पास है ना आगे और पीछे दोनों साइड क्या है u, यहाँ पर भी u है, यहाँ पर भी। ठीक है, इनमें कोई चेंज नहीं है। और देखना ध्यान से, जिसके साथ y है ना उसके साथ p है, और जिसके साथ आगे x है उसके साथ q है, मतलब कि अपोजिट हो गया। वैसे p का मतलब क्या होता है, कर्ल z बाई कर्ल x, तो उसका लिंक x से है, आगे क्या आ गया, y आ गया। ठीक है, तो इसके साथ मैंने dy लिख रखा है और इसके साथ हमारे पास dp, और इसके साथ आ जाएगा dx, तो यहाँ पर लिखना आपको dq। ठीक है, अब क्या करना है, जो पीछे लिखा है ना हमने उनके साथ लैम्डा आएंगे, यहाँ पर लैम्डा 1 आ जाएगा और यहाँ पर लैम्डा 2 आएगा। ठीक है, ये याद रखना है कि जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है उसमें आप लैम्डा 1 ही रखेंगे, नीचे वाली जो इक्वेशन है उसमें लैम्डा 2 ही रखना है। सिर्फ इस वाली क्वांटिटी में लैम्डा नहीं आता, सेकंड में आएगा, थर्ड में आएगा। ठीक है, फिर प्लस बीच में, यहाँ पर आपको याद भी हो जाएगा देखने से, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लैम्डा 1 है, यहाँ पर लैम्डा 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर dy आ गया तो यहाँ पर क्या आएगा dx, यहाँ पर dx आ गया तो यहाँ पर क्या आएगा dy, और साथ में क्या है t और r, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। फिर t ऊपर t है, फिर नीचे r है। ठीक है, इज इक्वल टू 0। जैसे जैसे आप 1-2 क्वेश्चंस करेंगे आपको लर्न हो जाएंगे सारे फॉर्मूले, डोंट वरी। वैसे लग रही है लेंथी देखने में। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन में कुछ नहीं कर रखा, जिस इक्वेशन में लैम्डा 1 है वहां पर तो लैम्डा 2 पुट कर रखा है, जहां पर लैम्डा 2 है वहां पर लैम्डा 1 पुट कर रखा है, आप देख सकते हैं। देखो ये वाली इक्वेशन है, इसमें हमने लैम्डा 2 रखा हुआ है, यहाँ पर उसने क्या कर दिया लैम्डा 1 रख दिया।
और जो नीचे वाली इक्वेशन है ये हमारी फर्स्ट वाली थी, यहाँ पर हमने लैम्डा 1 पुट कर रखा है, यहाँ पर लैम्डा 2 पुट कर दिया। तो हमने सिर्फ एक इक्वेशन याद रख लिया, दूसरे वाली अपने आप आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमें फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, फिर हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कि कैसे प्रोसीड करना है उसको। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, हमारी गिवन स्टेटमेंट है r + 4s + t + rt - s²। ये हमें एक साथ दिख गया, तो इसका मतलब सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है = में 2 है, तो उसको v मान लेंगे। तो इससे कंपेयर करेंगे r, s और t की वैल्यू बताओ, देखो क्या आ रही है। r की वैल्यू है 1, s की वैल्यू हो गई 4, t की वैल्यू है 1, u की वैल्यू भी 1 है, क्योंकि इसका जो पूरे का कोफिशिएंट है वो क्या है 1। ठीक है, वो देखना है ना हमें। और यहाँ पर v की वैल्यू हमारी हो गई 2। तो हमारी r, s, t, u, v सबकी वैल्यू आ चुकी है। अब हमने क्या करना, हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके अंदर हम ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो क्या आएगा, λ² u, v, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, 2 आ गया। फिर r की और t की मल्टीप्लाई करनी है, 1 आ गया, +1। फिर प्लस लैम्डा u इंटू एस, u s 4 हो जाएगा, और प्लस u² की वैल्यू 1 है, = 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3λ² + 4λ + 1 = 0। तो फैक्टर कर लेंगे इसके, देखो क्या बनेंगे, 3λ² + 3λ + लैम्डा + 1 = 0। तो 3λ कॉमन ले लेते हैं, लैम्डा +1 और +1 लैम्डा +1 = 0। तो हमारे जो फैक्टर्स है वो लैम्डा +1 और 3λ + 1 आ चुके हैं। तो हमारी लैम्डा की दो वैल्यू क्या आई है, देखो एक लैम्डा की वैल्यू तो है हमारी -1 और दूसरी है -1/3। ठीक है, देखो लैम्डा की एक वैल्यू है हमारी -1 और सेकंड वैल्यू है -1/3। तो आपकी मर्जी है, आप किसी को भी λ1 मान सकते हैं, किसी को भी λ2, क्योंकि ना पता क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर λ1, यहाँ पर λ2 पुट कर दिया, अगली इक्वेशन में उनको इंटरचेंज कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले आप इसको निकाल लो चाहे इसको निकाल लो। ठीक है, क्योंकि हमारे λ1 और λ2 हमारी मर्जी है ना, हम कुछ भी मान सकते हैं। तो देखो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हमें क्या करना है, जो हमारी इक्वेशंस है ना, इनके अंदर हमने λ1, λ2, u, v, जो भी हमारे ये कोफिशिएंट्स हैं, इन सब की वैल्यू पुट कर देनी है। तो देखो क्या आंसर आएगा, u की वैल्यू हमारी 1 है, 1 dy। फिर λ1 देखो -1 है, -1, t की वैल्यू मेरी 1 है और dx। फिर प्लस यहाँ पर λ1 की वैल्यू -1 है, और फिर u की वैल्यू हमारी 1 है, साथ में dp = 0। अब यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, u, v की वैल्यू पुट कर देंगे। देखो u की वैल्यू 1 है, यहाँ पर भी u की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर हमारे पास हो गया dx λ2 -1/3, r की वैल्यू 1 dy। ठीक है, फिर यहाँ पर -1/3 dq = 0। ये दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इनका इंटीग्रेशन कर देंगे। इनका इंटीग्रेशन करो, क्या आएगा, y - x - p = सब कांस्टेंट, कुछ भी आ सकता है वो, तो हम कुछ भी नाम दे लेते हैं, जैसे मैंने इसको कह दिया C1। ठीक है, अब इसको देखो, इसका इंटीग्रेशन करेंगे x - y/3 और -q/3 = सेकंड कांस्टेंट C2। ठीक है, तो आप एलसीएम ले सकते हैं ताकि ये इजी हो जाए। यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 आ गया, और जो वो कांस्टेंट था वो हमने इसके साथ मिक्स कर दिया, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है, हम कैसे मानेंगे इसको, देखो हमारी ना दो इंटीग्रल वैल्यू आएंगी हमारे पास। फर्स्ट क्या आएगा, फर्स्ट इंटरमीडिएट इंटीग्रल। हम मूंगेज मेथड में क्या कर देते हैं, हमारे पास सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन होती है, उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं लीनियर में। ठीक है, अब हमारे पास देखो p और q है, अब r, s, t नहीं है ना, तो वो यही कह रहा है कि हमारे पास दो इक्वेशन आ जानी चाहिए, फिर हम उन दो को सोल्व करके z निकाल देंगे। पहले तो डबल डेरिवेटिव हो रहा था, डबल से हम फर्स्ट डेरिवेटिव पे आ गए, अब फर्स्ट को भी हम खत्म करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम ना दो इक्वेशन बनाएंगे। हमारे पास इक्वेशंस क्या आएंगी, पहले तो हमने हमेशा ये मानना है C1 = फंक्शन ऑफ C2। ठीक है, ऐसे मान लेंगे। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया,
कि ये इसका फंक्शन है, ठीक है। C1 की वैल्यू है ना हमारे पास। आप एक काम करो, P और Q को पॉजिटिव बना लो, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। ये इसकी साइड ले जाएंगे, उसके बाद ये यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, वो माइनस है वो भी हम इसकी साइड ले गए, तो हमारे पास ये इक्वेशंस आ गई, ताकि P और Q आसानी से दिख जाए, क्योंकि देखो यहाँ पर सिर्फ एक ही नेगेटिव है, आसान हो जाएगी कैलकुलेशन करनी। तो P प्लस एक्स माइनस वाई इज द फंक्शन ऑफ F1 मान लेते हैं, पहला फंक्शन है F1 Q प्लस वाई माइनस 3x, ठीक है। इक्वेशन आ गई, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई है। सेकेंड इक्वेशन हमारी यहाँ से आएगी। अब हमने क्या करना है, जो u थे u r t है, यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, लेकिन अब λ1 λ2 इंटरचेंज हो जाएंगे। तो देखो क्या वैल्यू आएगी, मैं डायरेक्ट पुट कर रही हूँ। यहाँ पर u की वैल्यू 1 है, यहाँ पर हमने पुट कर दी, r की वैल्यू 1 है, ये भी पुट कर देंगे। तो ये तो सारे कॉन्स्टेंट हमारे 1 है, λ1 माइनस है, तो हमारे पास आ जाएगा dx माइनस dy माइनस dq इज इक्वल टू 0। यहाँ पर पुट करो dy और माइनस 1/3 dx, ठीक है, और माइनस 1/3 dq इज इक्वल टू 0। अब इनका भी हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना है। तो देखो क्या वैल्यू आएगी, इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई माइनस क्यू इज इक्वल टू थर्ड कॉन्स्टेंट C3, और यहाँ पर करेंगे तो y माइनस x/3 और माइनस q/3। यहाँ पर शायद मिस्टेक होगी, एक जगह p आएगा एक जगह q आएगा। यहाँ पर हमारे पास p है, वो आप इक्वेशन से देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर p था, यहाँ पर हमारे पास p आ जाएगा और इज इक्वल टू C4, ठीक है। जैसे हमने इसको किया ना वैसे ही इसको करेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, C3 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ C4, और C3 की वैल्यू हमारे पास ये है। इसमें से भी काम करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसमें से क्या कर लेंगे माइनस और 1/3 वो कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा Q प्लस वाई, और नहीं तो आप एक काम करो, देखो यहाँ पर हमारे पास P है, तो यहाँ पर भी हम एक काम कर लेंगे, P वाले को बाहर रख लेंगे, ठीक है। जो Q वाले फंक्शन है उनको हम फंक्शन के अंदर पुट कर लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो PP वाली टर्म्स है ना वो तो हमारी विदाउट फंक्शन की आ जाए। फंक्शन के अंदर हमारा Q है तो Q ही रहना चाहिए, ठीक है, उससे मतलब सोल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो हमने क्या किया, ये तो हमने पहले लिख लिया P प्लस x और माइनस 3y इज इक्वल टू सेकेंड फंक्शन किसका, Q वाले का, Q प्लस वाई माइनस एक्स, Q प्लस वाई माइनस एक्स, ठीक है। तो हमारी दो इक्वेशन आ गई, एक फंक्शन ये है, सेकंड फंक्शन ये है। अब हमने इनको सोल्व करके P Q की वैल्यू निकालनी है, x की और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो क्या आएगी। अब हम एक काम करते हैं, ये मेथड है आपको ऐसे ही फॉलो करना है, आप ध्यान से देखते रहना कैसे कर रहे हैं। हमेशा जो भी Q वाली क्वांटिटी है, ठीक है, इसको हम कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि Q प्लस वाई माइनस 3x इज इक्वल टू मान लिया मैंने अल्फा, और इसी तरह जो सेकंड है Q प्लस वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू मैंने मान लिया बीटा, ठीक है। तो ये हमारी एक इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से आपको पता चल गया कि यहाँ पर हम लिख देंगे F1 अल्फा और यहाँ पर लिख देंगे F2 बीटा, ठीक है। तो इसको मैं लिख देती हूँ F1 अल्फा और ये है मेरे पास F2 बीटा। अब देखो अब हमने क्या करना है, x की, y की, p की और q की वैल्यू निकालनी है। अच्छा देखो ध्यान से, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो यहाँ से q भी कैंसिल हो रहा है, y भी कैंसिल हो रहा है, x की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, तो हम यहाँ से ही निकाल लेते हैं, माइनस कर देती हूँ मैं, ठीक है, कैंसिल हो गई। कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या बच गया, माइनस 2x इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 बीटा माइनस अल्फा, x की वैल्यू आ गई। उसके बाद देखो एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, इसमें भी p प्लस एक्स है, इसमें भी p प्लस एक्स है, तो हम इनको भी माइनस कर देते हैं। जब हम माइनस करेंगे तो देखो क्या वैल्यू आएगी, p प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू F1 अल्फा, और p प्लस एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू F2 बीटा। माइनस कर रहे हैं ना,
तो साइन चेंज कर देंगे, कैंसल। यहाँ पर 2y इज इक्वल टू f1 अल्फा माइनस f2 बीटा। ठीक है, तो हमारी y की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 दिस, ये वैल्यू आ गई। अब हमारी x की और y की वैल्यू तो आ गई है। अब हमारी बात आती है p में और q में। देखो p की और q की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, या आप लिख लेना x की और y की वैल्यू हमारी ये आ गई है। ठीक है, अभी हम ध्यान से देखना, आपको पता है कि हमारी जो p की वैल्यू है ना वो या तो यहाँ से आएगी या फिर यहाँ से आएगी, है ना। और जो q की वैल्यू है वो इन दोनों इक्वेशन में से ही आ सकती है, क्योंकि इनमें तो p नहीं है और इनमें q नहीं है। ठीक है, तो देखना अब हम क्या करेंगे, अगर आपको सिस्टमेटिक वे में चल रहा है तो हम क्या करेंगे, हमेशा जो p है ना वो तो हम अल्फा वाले से निकाल लेंगे और जो q है वो हम बीटा वाली इक्वेशन में से निकालेंगे। ठीक है, जैसे कि देखो p है, इस इक्वेशन में भी है, इस इक्वेशन में भी है, इसमें अल्फा है, इसमें बीटा है, तो हम p ने यहाँ से निकाल लेंगे। और यहाँ पर देखना हमारे पास दो इक्वेशन है, q इसमें भी है, इसमें भी है, तो q हम बीटा वाले में से निकाल लेंगे। ठीक है, ये याद रखना आपको, ताकि आप सिस्टमेटिक वे में चलते रहो, गड़बड़ होने के चांस ना रहे। तो हम क्या करेंगे, p की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। देखो p की वैल्यू क्या आएगी, लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, p इज इक्वल टू f1 अल्फा माइनस एक्स प्लस वाई, ये आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद देखो q की वैल्यू हम यहाँ से निकाल रहे हैं, q हमारे पास आ जाएगा बीटा माइनस वाई प्लस एक्स, ये मेरे पास q आ गया। तो मेरे पास p की, q की, x की और y की वैल्यू आ गई है। x की और y की वैल्यू का हमारे पास यूज कम होता है, हमने इनका डेरिवेटिव करना होता है। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, dx और dy, वो देखते हैं क्या आएगा। देखो हमारे पास x की वैल्यू 1/2 बीटा माइनस अल्फा है, तो जब मैं इनका डेरिवेटिव कर दूंगी तो क्या आएगा, dx इज इक्वल टू 1/2 d बीटा माइनस d अल्फा, यही हो जाएगा डेरिवेटिव। इनका करो, y इज इक्वल टू 1/2। देखो अल्फा और बीटा हमारे कांस्टेंट नहीं है, हमें पता है कि जो हमारी इक्वेशन आई थी ना वो पूरी यहाँ पर और यहाँ पर, उनको हमने अल्फा और बीटा माना था। ठीक है, तो हम इनको एज ए कांस्टेंट ट्रीट नहीं कर सकते, इनका हम डेरिवेटिव करेंगे। देखो कैसे करेंगे, f1 डैश हो जाएगा, डेरिवेटिव करेंगे, फिर हमारे पास d अल्फा और माइनस f2 डैश बीटा और d बीटा। सभी को क्लियर हो गया ना, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ना अल्फा और बीटा कांस्टेंट नहीं है, तो उनका हम डेरिवेटिव कर सकते हैं। पहले फंक्शन का करेंगे, फिर d अल्फा आ जाएगा साथ में, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई dy की, तो dx आ गया, dy आ गई, p आ गया, q आ गया। ठीक है, अब हमारा काम है z निकालने का। z में देखो क्या होता है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज उसको देख लेना, वहां पर हमने बता रखा है कि z हम कैसे निकालते हैं, p dx प्लस q dy। ठीक है, ऐसे निकालना हमने, तो हमारे पास p की, q की, dx की और dy की वैल्यू होनी चाहिए, तभी हम निकालेंगे। तो हमने सारी वैल्यूज निकाल ली है, यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, तो देखिए क्या आएगा, p की वैल्यू है हमारे पास f1 अल्फा माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, साथ में मैंने dx लिख दिया, और प्लस q की वैल्यू ये है बीटा माइनस वाई प्लस एक्स। ठीक है, और साथ में है dy, ये वैल्यू हमने लिख दी है। अभी मैंने dx और dy की वैल्यू पुट नहीं की, देखो हम कब करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं हम वैल्यू, x इज इक्वल टू dx था ना, वहां पे वो इरेज कर दिया, dx था हमारा 1/2 d बीटा माइनस d अल्फा, और dy की वैल्यू हमारी आई थी 1/2 f1 डैश अल्फा d अल्फा और माइनस f2 डैश बीटा d बीटा। ठीक है, ये वैल्यू हमें पुट करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम एक काम करेंगे, जो एक्स वाई वाले है ना वो एक साथ इकट्ठे कर लेंगे, तो देखो क्या वैल्यू आएगी, f1 अल्फा साथ में dx। ठीक है, फिर माइनस प्लस लिख लेते हैं y माइनस एक्स dx प्लस बीटा dy और प्लस x माइनस वाई dy।
ये वैल्यू आ गई। अब देखो ये वाली टर्म हमारी एक साथ आ जाएंगी, एक में से माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर y माइनस एक्स है, यहाँ पर x माइनस वाई है, तो देखो क्या वैल्यू आ जाएगी f1 अल्फा dx और प्लस बीटा dy। ठीक है, तो मैंने मान लो इसमें से कॉमन ले लिया माइनस, तो यहाँ पर माइनस कॉमन लेने के बाद ये तो हमारा माइनस को हो गया, ये प्लस को हो गया, तो x माइनस वाई यहाँ पर भी, x माइनस वाई यहाँ पर भी है, तो हमने क्या किया माइनस, देखो x माइनस वाई ये हम कॉमन ले रहे हैं। अगर मैंने प्लस का कॉमन लिया, अगर मैं प्लस का कॉमन ले लूँ तो ये माइनस का dx बच जाएगा और प्लस dy। ये मैंने माइनस का इधर कॉमन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dx माइनस dy आएगा। तो हम एक काम कर लेते हैं, माइनस का कॉमन ले लेते हैं, माइनस का कॉमन लेते ही साइन चेंज हो जाएंगे इनके, और देखो इसका डेरिवेटिव ये बन जाएगा, है ना, x का डेरिवेटिव dx, y का डेरिवेटिव dy। अगर हम प्लस ले रहे हैं तो वो बन नहीं रहा, तो यहाँ से तो हमारा डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम x माइनस वाई को t मानेंगे तो हमारा dx माइनस dy dt हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन करना आसान है, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। इनमें हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी dx की और dy की, इनमें जरूरत है हमें। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर पुट कर देते हैं वैल्यू, dx की वैल्यू पुट कर दो, f1 अल्फा dx की वैल्यू है 1/2 d बीटा माइनस डी अल्फा। ठीक है, और प्लस बीटा, बीटा के साथ में dy है, तो dy/2 f1 डैश अल्फा डी अल्फा माइनस f2 डैश बीटा डी बीटा। ठीक है, और साथ में ये चल रहा है माइनस x माइनस वाई dx माइनस dy। बस अब हमने कुछ नहीं करना, अंदर मल्टीप्लाई कर देनी है, फिर देखते हैं क्या आंसर आएगा। अभी देखो हम क्या करेंगे, पहले इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा f1 अल्फा बाई 2 1/2 डी बीटा और माइनस 1/2 f1 अल्फा डी अल्फा। ठीक है, उसके बाद इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 बीटा f1 डैश अल्फा डी अल्फा और साथ में माइनस 1/2, देखो बीटा भी है, बीटा f2 डैश बीटा और डी बीटा। ठीक है, ये वाली टर्म तो एज इट इज है। यहाँ पर मैंने शायद वो लिख दिया था z नहीं आएगा, वो dz आएगा, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन करना है ना, फिर हमारे पास z आता है। ठीक है, तो वहां पर मेरे ख्याल से मिस्टेक हो गया, देख लेना जैसे भी लिखा हो। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस x माइनस वाई और dx माइनस dy। ठीक है, ये किसकी वैल्यू चल रही है हमारे पास, dz की, ना कि z की, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन करना अभी इसका एक बार। तो देखो अब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, आपको पता है इसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं और इसका भी कर देंगे, क्योंकि इनमें ना वेरिएबल मिक्स नहीं हो रहे। देखो यहाँ पर अल्फा की विद रिस्पेक्ट टू ही करना है, अल्फा का ही फंक्शन है, यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू बीटा ही करना है, बीटा का ही फंक्शन है, लेकिन प्रॉब्लम है ना यहाँ पर और यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो इनको देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। देखो एक काम कर लेते हैं, इनको इकट्ठा कर लेंगे, इन टर्म्स को देख रहे हैं। 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, f1 अल्फा डी बीटा प्लस बीटा f1 डैश अल्फा डी अल्फा। आप अगर इसको ध्यान से देखो ना, ये किसका डेरिवेटिव बन रहा है, 1/2 किसका डेरिवेटिव बनेगा, ये डेरिवेटिव ऑफ f1 अल्फा और बीटा का। देखना ध्यान से क्या बन रहा है, पहले हमने क्या किया, f1 अल्फा एज इट इज रखा, बीटा का डेरिवेटिव डी बीटा हो गया, फिर मैंने बीटा एज इट इज रखा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो f1 डैश अल्फा डी अल्फा हो जाएगा। तो ये ठीक है, तो हमारी पहली दो टर्म को तो, इन दो फर्स्ट और थर्ड टर्म को तो हमने ऐसे लिख लिया, ये एज इट इज आ जाएगी, यहाँ पर ये एज इट इज आ जाएगी और ये भी एज इट इज। ठीक है, आप इन तीनों टर्म्स को लिख लेना, माइनस फर्स्ट वाली टर्म, फिर माइनस, फिर ये सेकंड वाली टर्म, फिर माइनस, फिर थर्ड वाली टर्म। ठीक है, अब हमने सिर्फ इंटीग्रेशन कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या आएगा, इंटीग्रेशन कर रही हूं मैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो z आ जाएगा इज इक्वल टू 1/2, ये तो डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन करेंगे तो f1 अल्फा बीटा, ये वैल्यू आ गई। उसके साथ इसका इंटीग्रेशन करो माइनस 1/2, हमें तो पता ही नहीं ना फंक्शन क्या है, तो हम इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, f1 अल्फा डी अल्फा। इसी तरह इसमें हमें पता नहीं फंक्शन क्या है,
तो -1/2 इंटीग्रेशन बीटा f2 डैश बीटा डी बीटा। इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। आपको पता है कि यहाँ पर क्या है, हमारे पास t है, t का इंटीग्रेशन करते हैं तो t²/2 आता है ना, तो माइनस यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा x माइनस वाई का स्क्वायर और बाय 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सॉल्व प्रॉपरली। अब देखो, अब आपको पता है अगर हमारा कोई भी फंक्शन है अल्फा का, विद रिस्पेक्ट टू अल्फा ही इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो आंसर तो अल्फा में ही आएगा, है ना। तो हमारे पास ये जो फंक्शन आएगा, हम इसको कुछ और मान लेते हैं। तो हमारे पास हमने मान लिया f1 डैश अल्फा डी अल्फा, इसको हम मान रहे हैं फाई 1 अल्फा। ठीक है, कोई फंक्शन आ गया अल्फा का। अच्छा, उसके बाद चलो इसकी जगह तो मैंने फाई 1 अल्फा रख दिया, ये तो हो गया हमारा सॉल्व। उसके बाद इसको देखो, इसमें हम अभी पुट नहीं कर सकते। देखो इसमें दो फंक्शन है, ये है ये है, तो हम इनमें बाई पार्ट लगा देते हैं। पहले बाई पार्ट से इंटीग्रेशन करो इनका। 1/2 f1 अल्फा बीटा माइनस 1/2 फाई 1 अल्फा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा -1/2। बाई पार्ट्स में कैसे करेंगे, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, f2 बीटा आ जाएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन, ये इसका डेरिवेटिव पहले हमने लिख दिया 1, फिर इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे f2 बीटा आ जाएगा और साथ में डी बीटा, यही हो जाएगा। ठीक है, ये वाली टर्म एज इट इज है, ये हम साथ में लिख देते हैं। अब देखो क्या आएगा, यहाँ पर 1 है, इसको छोड़ दो, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, इसके साथ भी 1/2 लिख देंगे, इसके साथ भी 1/2। अच्छा, उसके बाद देखिए अब क्या आएगा, जैसे हमने ना यहाँ पर f1 अल्फा को माने, यहाँ पर हमारे पास सिंपल f2 बीटा आ गया, तो हम एक काम कर लेते हैं, f2 बीटा को भी कुछ मान लेते हैं, इंटीग्रेशन f2 बीटा, और विद रिस्पेक्ट टू बीटा ही इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो मैंने मान लिया कोई साई फंक्शन है बीटा का। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, साई। यहाँ पर हमने लिख दिया साई 1 बीटा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हमारी वैल्यू आ चुकी है, अब हमें पता है क्या करना है, सिर्फ हमारे पास जो ये f1 अल्फा और f2 बीटा है, इनकी वैल्यूज और निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जो हमारा आंसर है ना उसमें ज्यादा फंक्शंस नहीं आनी चाहिए। अभी हमारा f1 भी आ गया, f2 भी, साई भी और फाई भी। ठीक है, अब हमारे पास इंटीग्रेशन f1 की वैल्यू क्या आई थी, फाई 1, और इंटीग्रेशन f2 की वैल्यू क्या आई थी, साई 1। तो जब हम डेरिवेटिव करेंगे f1 इज इक्वल टू फाई 1 डैश हो जाएगा, है ना, और इसी तरह f2 निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, साई 1 डैश। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, प्रॉपरली आपको पता है वो कैसे आए थे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर f1 अल्फा की जगह हम लिख देंगे फाई 1 डैश अल्फा। ठीक है, तो देखो क्या आंसर आ जाएगा, z इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पर हमारे पास है फाई 1 डैश अल्फा, इसके साथ बीटा है, और माइनस 1/2 फाई 1 अल्फा, उसके बाद माइनस 1/2 बीटा, और f2 बीटा की वैल्यू क्या आएगी, साई 1 डैश बीटा। ठीक है, और माइनस प्लस हो जाएगा, ये साई 1 बीटा और माइनस x माइनस वाई होल स्क्वायर बाई 2। ये हमारा आंसर आ गया। आपको पता है कि सबके बाई में 2 आ रहा है, देखो यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, सबके बाई में से 2 लेके यहाँ पर कॉमन लेते हैं, इसके साथ आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर आ चुका है। अब देखो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से सब में के डिवाइड में से हम 2 को हटा देंगे और यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो यही हमारा सॉल्यूशन है। क्वेश्चन थोड़ी लेंथी है, लेकिन सब में प्रोसीजर सेम है। अगर आप 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको बाकी क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये मार्क्स है ना बिल्कुल फ्री के होते हैं, अगर आपने 1-2 बार प्रैक्टिस कर ली तो। ठीक है, इनमें क्वेश्चंस में कुछ हेर फेर नहीं होती, बस आपको इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ये आना चाहिए और कुछ नहीं है इनके अंदर। वैल्यूज ही पुट करनी है हमने यू वी की, ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन कर देना है, तो वहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, अदरवाइज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, नहीं लगी हो तो मत करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।